नमस्कार, मैं योगेश राणा। 2019 के कुछ पहले कुछ खबरें आने लगी थी। आप याद कीजिए, इस तरह के सर्वे आने शुरू हो गए थे जिनमें यह कहा जाने लगा था कि भाजपा इस चुनाव में चिंता में है। भाजपा उस फिगर को हो सकता है ना पाए जो एक फिगर है सत्ता बनाने के लिए। अब 2024 के पहले भी यह आम चर्चा हो गई है कि भाजपा डरी डरी सी है और लोकसभा चुनाव समय से पहले कराए जा सकते हैं। लेकिन क्या सचमुच परिस्थितियां भाजपा की इतनी विपरीत लग रही है कि चुनाव समय से पहले कराए जाए? मैंने इस पर कम्युनिटी पर एक सवाल भी डाला था। इस सवाल के रिएक्शन में जो मत आया है उसमें 66% ने कहा है कि चुनाव समय से पहले नहीं होने वाले हैं। फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उन्होंने एक बात और कहनी शुरू की है। अभी पिछले दिनों दिल्ली में भाजपा के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा को सलाह दी थी कि क्षेत्रीय दलों के साथ संबंध बनाकर उन्हें समायोजित करने के लिए खुले रहे। इसके बाद कई लोगों ने कहना शुरू किया कि भाजपा चिंता में है, इसीलिए सहयोगियों के द्वार पर जा रही है। और इसके बाद मीडिया में एक के बाद एक खबर आने लगे कि भाजपा एनडीए के पुराने साथियों को वापस लाने के लिए उतावली हो गई है। भाजपा को हारने का डर सताने लगा है, इसीलिए सहयोगी खोज रही है। अमित शाह और अन्य लोगों के साथ विपक्ष के उन लोगों की बैठक होने की खबरें आने लगी जो एक समय में एनडीए के सहयोगी थे। कर्नाटक में जेडीएस के साथ तालमेल की खबरें आने लगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से अमित शाह की मुलाकात होने लगी। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को लेकर ये खबरें आने लगी कि उनकी संभावित वापसी हो सकती है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जो संबंध बिगड़ रहे हैं उनको मधुर बनाने की, उनको दुरुस्त करने की कोशिशों की खबरें आने लगी। तमिलनाडु में अन्नदर्मुख के साथ तनातनी को कम करने की कोशिशें होने लगी, इसकी खबर आने लगी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से बनारस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक की खबर आ गई। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार से जीतन राम मांझी के बेटे का इस्तीफा आ गया और इससे पहले जीतन राम मांझी की अमित शाह से मुलाकात हो गई। ये सब खबरें बताती है कि भाजपा अपने पुराने दोस्तों के दरवाजों को एक बार फिर से खटखटा रही है। लेकिन क्या इसके पीछे यह वजह है कि बीजेपी बड़ी चिंता में है? आप 3 बातों पर गौर कीजिए। पहली बात, भाजपा बगैर सहयोगियों के बहुत आसानी से जीत नहीं सकती है। और दूसरी बात, कर्नाटक की हार के बाद एक परसेप्शन बना है कि भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे पर भी हार सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह पहुंचकर चमत्कार कर नहीं सकते। और तीसरी वजह, बिहार के पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। 15 दल इस पर हामी भर चुके हैं। यह गठजोड़ बन भी सकता है। इसको लेकर भाजपा कुछ तो प्लानिंग कर ही रही होगी। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ये गतिविधियां ना भी होती तो भी गठबंधन की दिशा में तो भाजपा को बढ़ना ही था, क्योंकि चुनाव बहुत दूर बचे नहीं है। 1 साल से कम समय रह गया है। गठबंधन की दिशा में तो सबको बढ़ना ही बढ़ना है। बगैर गठबंधन के भाजपा हर क्षेत्र में बहुत अच्छी पोजीशन में तो है नहीं है। इसीलिए बहुत सारी जगह है जहां पर गठबंधन चाहिए ही चाहिए। वो पहले भी गठबंधन करती रहती है। यह चुनाव से पहले की एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। आप एक बात पर और गौर कीजिए, 23 जून को जो बिहार में बैठक हो रही है इसमें अभी तक 15 दलों के शामिल होने की हामी मीडिया में आई है। इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी शामिल है, जो कि जमीन पर एक दूसरे के धुर विरोधी है। आम बोलचाल की भाषा में कहे तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। इनमें तालमेल कैसे बनेगा? इसके बाद भी राजनीति के कई सारे पंडित यह कह रहे हैं कि भाजपा घबराई हुई है, इसीलिए आम चुनाव को पहले भी करा सकती है। कई पंडितों का तो यह भी कहना है कि राहुल गांधी देश में पश्चिम से पूर्व की यात्रा पर निकल सकते हैं, इसलिए भी भाजपा घबराई हुई है और चुनाव समय से पहले करा सकती है। मैं फिर कहता हूं कि आप गौर कीजिए, ये जो 15 दल है जो पटना के लिए टिकट बुक करा चुके हैं, जैसा कि मीडिया में खबरें आई है, ये अभी एक साथ बैठने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। अभी कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा बना भी नहीं है और इन दलों का कॉमन मिनिमम एजेंडा बनना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए एक ही तथ्य को समझ सकते हैं, एक ही आंकड़ा काफी है। इन 15 दलों के समीकरण को समझने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के लिए दिल्ली में केजरीवाल का हाथ थामा था। केजरीवाल के पास कांग्रेस का पूरा हाथ चला गया और दिल्ली में कांग्रेस अपाहिज हो गई।
कांग्रेस यदि कोई समझौता अन्य प्रदेशों में भी करती है, जैसे पंजाब में, गुजरात में, तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तो इन प्रदेशों में जो दल है उसके पास पूरा हाथ चला जाएगा और यहाँ पर जो कांग्रेस थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी अपाहिज हो जाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक के बाद जो थोड़ी सी उम्मीद दिखी है वो भी धूमिल हो जाएगी। इन राज्यों में आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बीआरएस, सपा, जेडीयू, आरजेडी इन जैसी पार्टियां एकमात्र बीजेपी का विपक्ष बन जाएगी, कांग्रेस मिट जाएगी। यानी कुल मिलाकर एक ही बात है, ये 15 दल बिल्कुल भी नेचुरल दोस्त नहीं है, जमीन पर दुश्मन है। और अब बात अगर इसके विपरीत बीजेपी की कोशिशों की करें तो राजभर, एकनाथ शिंदे, अकाली दल, जेडीएस, तेलुगु देशम पार्टी, अन्ना द्रमुक, इनका कांग्रेस या फिर विपक्ष के किसी भी दल के साथ तालमेल बनता नहीं है मौजूदा समय में। तो बीजेपी और ये एक दूसरे की जरूरत है। हो सकता है इनमें से कुछ नेचुरल दोस्त ना हो, लेकिन ये एक सटीक समीकरण बनते हैं मौजूदा समय में भाजपा के साथ। भले ही इनमें से कई एक दूसरे से मजबूरी में दोस्त बन रहे हो, लेकिन इन दलों से मिलकर पहले भी कामयाबी हासिल एनडीए ने की है। और ये दल जो 15 है कभी एक साथ आए नहीं है, आने की गुंजाइश भी बहुत मुश्किल बनती है, खासकर उस समय पर जब आम आदमी पार्टी भी इस तस्वीर का हिस्सा बनती है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि चुनाव करीब आ जाएंगे और ये दल बैठक बैठक खेलते रहेंगे और बीजेपी अपने छोटे छोटे पॉकेट्स को चिन्हित करेगी, अपनी कमजोरियों को दूर करती हुई जाएगी, छोटे छोटे पॉकेट्स में छोटे छोटे गठबंधन करेगी। पिछले 9 साल से ऐसा ही हर चुनाव में होता आ रहा है। यह कॉमन मिनिमम एजेंडा केवल एक वाक्य है। इस कॉमन मिनिमम एजेंडे का फॉर्मूला अभी तक तो निकला नहीं है और ये निकलना भी बड़ा ही मुश्किल है। यह एक बहुत ही सीधी और साधारण सी बात है मौजूदा समय में विपक्ष की राजनीति की। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।